क्या सोशल मीडिया पे कभी कोई आपने ऐसा कंटेंट देखा हो, कोई ऐसी रिसर्च पढ़ी हो, कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी डॉक्टर से ही आपने सुनी हो जिसको देख के आप हंसी भी हो और परेशान भी हुई हो, हैरत में भी मुब्तला हुई हो? क्योंकि सोशल मीडिया पे अगेन वो वाली बात के फैक्ट्स या रिसर्च के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट बनाया जा रहा होता है। देखें, इसमें ऑथेंटिक पर्सन का बात करना बड़ा जरूरी है। That's ये correct. सबसे बड़ी बात है। That's सोशल correct. मीडिया पे अगर ऑथेंटिक बंदा ही नहीं है ना, ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, जिसके पास वो रेलेवेंट डिग्री ही नहीं है, तो वो फिर इधर उधर की बातें करेंगे, वो रेलेवेंट बात नहीं कर सकते। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं और जो बहुत आगे रिसर्च भी कर रहे हैं सब कुछ, वो कभी भी गलत बात नहीं करते। पता होता है उनको सारा, उन्होंने पढ़ा होता है डेफिनेटली, तो वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। अब आपने देखें कहा कैंसर एक दफा आ गया, ये मैं HPV से रिलेट करूंगी। अगर हमने HPV की वैक्सीन नहीं लगवाई और कैंसर हो गया और अब लोग भागे आएंगे कि आप हमें वैक्सीन लगा दें, तो ये मैं बता दूं सबको आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर कैंसर हो गया तो अब HPV की वैक्सीन कुछ नहीं करेगी। ठीक है, वो कैंसर को वापस रिवर्ट बैक नहीं करेगी, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं लेकर आएगी। और इसी तरह वैक्सीन अगर लगवा ली तो क्या हम स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं या ना करवाएं, ये दो अलग अलग बातें हैं। वैक्सीन ने हमें बचाव करवाना है, स्क्रीनिंग टेस्टों ने हमें बीमारी की तशखीस करके देनी है। यानी कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट हैं? पैप टेस्ट, पैप स्मेयर कहते हैं, जो हम सर्विक्स के मुंह से एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, शीशे वाला टेस्ट भी कहते हैं उसे, स्लाइड्स बनाते हैं और उसमें से हम देख लेते हैं, और मुख्तलिफ तरह का हमें कैंसर से पहले का डायग्नोसिस पैप स्मेयर पे पता चलता है। पैप स्मेयर हर 3 साल बाद होता है, 25 साल की उम्र में, 40 साल आप बिल्कुल करा सकते हैं, 60-65 साल से पहले हम पैप स्मेयर का टेस्ट करते हैं। सो हर शख्स करवाए, हर घर में। अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगवाना चाह रहे, आप पैप स्मेयर करवा लें, अंदाजा हो जाएगा। सो तशखीस के लिए जरूरी है स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, यानी वैक्सीन लगाने के बाद ये नहीं है कि अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कजन मैरिजेस की हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि कजन मैरिजेस के क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बच्चों में जो जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स या डिजीजेज आती हैं उनका ताल्लुक ऑब्वियसली क्योंकि आपका जो DNA है उसमें वो डिजीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो फिर बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है। कज़न मैरिजेस रिस्क क्या हैं हमारे यहाँ? कज़न मैरिजेस में उन लोगों में रिस्क ज़्यादा है जिनमें नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिजेस हो रही हैं, यानी पिछले 8-10 नस्लों से अगर कज़न मैरिजेस हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। CP चाइल्ड कॉमन है, डाउन सिंड्रोम कॉमन है, यानी दिमागी बीमारियां हो सकती हैं। फिर इसके अलावा बच्चे का छोटा सर हो गया, फिर सर के अंदर पानी पड़ गया, डिफरेंट तरह के ये मसाइल आते हैं जो कज़न मैरिजेस की वजह से। एबनॉर्मल बच्चे, एनकेफली जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये उन लोगों में ज़्यादा हैं कि जो नस्ल दर नस्ल से कज़न मैरिजेस हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के जो फॉलिक एसिड नहीं लेती। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 माह में अगर ख़वातीन फॉलिक एसिड ले रही हैं तो बहुत सी दिमागी बीमारियां बच जाती हैं। लेकिन अगर वो फॉलिक एसिड ना लें तो CP चाइल्ड का होना, करना चाह रहे हैं तो शादी के बाद फॉलिक एसिड वैसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस रात आप कंसीव करते हैं उससे अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में बच्चे का दिमाग बन के मुकम्मल हो जाता है। हमें कब पता चलता है? हमें कंसीव करने की रात से आगे 15-20 दिन बाद पता चलता है। अब बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तो, न्यूरल ट्यूब तो बन गई उस टाइम पे, तो इसीलिए फॉलिक एसिड डॉक्टर्स देते हैं। डॉक्टर